जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, आज हम एक जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे, कुछ बातें जानेंगे, समझेंगे। तो आइए मित्रों, बिना विलंब की कार्यक्रम शुरू करें। मित्रों, ये जन्म कुंडली प्रदीप सिंह जी की है, जो कि गुड़गांव हरियाणा के निवासी हैं। मुर्गी का फार्म चलाते हैं 30 सालों से। मित्रों, सबसे पहले इनकी जन्म की तारीख और जन्म का समय आप नोट कर लें। इनके जन्म की तारीख है 12 नवंबर 1982 और जन्म का समय है 12:45 PM। मकर लग्न की कुंडली है इनकी, 10 नंबर से शुरू है, मकर लग्न की कुंडली है। मित्रों, मकर लग्न के लोग कैसे होते हैं, क्या आप जानते हैं? मित्रों, मकर लग्न शनि से प्रभावित लग्न है। शनि इनके मुख्य ग्रह होते हैं और शनि क्या है? न्यायाधीश, न्यायप्रिय। तो ऐसे जातक जो शनि से प्रभावित है वो भी ऐसे होते हैं, न्यायप्रिय, अन्याय ना बर्दाश्त करने वाले, मेहनती, पराक्रमी, अपनी मित्रता पूर्ण रूप से निभाने वाले। इन पर आप पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हो। ये कभी अपने मित्रों को धोखा नहीं देते, सच बोलने वाले होते हैं, मुंह पर बोलने वाले होते हैं, दूसरों का भला करने वाले, परोपकार करने वाले, शीतल, कोमल। तो कुछ इस तरह का स्वभाव मकर लग्न वालों का होता है। मित्रों, इनकी मकर लग्न की कुंडली है और लग्न इनका चंद्रमा के नक्षत्र में है, श्रवण नक्षत्र में, और राशि इनकी कन्या राशि है, जो कि भाग्य भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं और वो भी हस्त नक्षत्र में ही है। तो इनकी राशि और लग्न दोनों ही चंद्रमा से प्रभावित है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, जब लग्न और राशि दोनों ही चंद्रमा से प्रभावित हो, तो ऐसी अवस्था में कैसा स्वभाव हो जाता है जातक का? मित्रों, ऐसी अवस्था में जातक अधिक से अधिक भावनाओं में बहने वाला, भावुक, कोमल हृदय का, अधिक से अधिक दया करने वाला, इमोशनल, कुछ इस टाइप का भी स्वभाव आ जाता है। मित्रों, जब चंद्रमा का प्रभाव लग्न और राशि या फिर किसी एक से भी हो जाए, यहाँ पर लग्न भी और राशि भी दोनों ही चंद्रमा से प्रभावित है, क्योंकि दोनों ही चंद्रमा के नक्षत्र, एक लग्न श्रवण नक्षत्र में और राशि हस्त नक्षत्र में। मित्रों, ये हो गई लग्न की बात, राशि की बात। सबसे पहले हम इनके पंचांग की थोड़ी सी बात कर लें। मित्रों, इनका जन्म कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि को हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण में शुक्रवार के दिन विषकुंभ योग में और तैतिल करण में हुआ है। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा कैसा होता है मित्रों? थोड़ा सा कमजोर, वो भी द्वादशी तिथि का थोड़ा सा कमजोर तो होना चाहिए, लेकिन चंद्रमा इनके कुंडली में अच्छी अवस्था में है, सप्तमेश होकर भाग्य भाव में बैठा हुआ है। आइए मित्रों, पहले ग्रहों की स्थिति, इनकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति की पहले अध्ययन कर लें, कैसी अवस्था में है। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। मित्रों, सूर्य देव इनके जन्म कुंडली में अष्टमेश होकर कर्म भाव में तुला राशि में नीच के होकर बैठे हुए हैं।
और ये विशाखा नक्षत्र में, जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, उसमें बैठे हुए हैं नीच के होकर। ऐसी अवस्था में क्या होता है मित्रों, एक तो अष्टमेश, ऊपर से नीच का होकर कर्म भाव में बैठना, दशम भाव में सूर्यदेव दिग्बली हो जाते हैं और अच्छा फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं, और सूर्यदेव का यहाँ पे नीचत्व भंग भी हो रहा है। लेकिन फिर भी एक तो सूर्यदेव अष्टमेश हैं और नीच के, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, जातक को जो मान सम्मान मिलना चाहिए समाज में, अपने काम का क्रेडिट मिलना चाहिए, जो यश मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पाता। जितनी आसानी से सफलता किसी भी काम में मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पाता। पिता का पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ पे इनका नीचत्व भंग हो रहा है। तो ये परेशानियाँ कम से कम होगी, और भी कम से कम परेशानी हो, क्या करें इसके लिए, सूर्य देव को जल दें रोज नित्य दिन। अब बात करते हैं मित्रों चंद्रदेव की। मित्रों चंद्रदेव इनकी जन्म कुंडली में सप्तमेश होकर, सप्तम भाव के अधिपति होकर के भाग्य भाव में कन्या राशि में अपने ही नक्षत्र हस्त नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है मित्रों, जब सप्तमेश भाग्य भाव में बैठे, केंद्र का अधिपति होकर के कोई ग्रह यदि त्रिकोण में भाग्य भाव में बैठे तो यह अवस्था अच्छी होती है, शुभ होती है। ये जातक के भाग्य में वृद्धि के कारक हैं। ऐसी अवस्था में मित्रों जातक विवाह के पश्चात, विवाह के बाद अधिक से अधिक अपनी भाग्योन्नति करता है। पत्नी ऐसे जातकों के लिए भाग्य वृद्धि का कारक बनता है। विवाह के पश्चात अधिक से अधिक भाग्योन्नति ऐसे जातकों की होती है। इसके बाद बात करते हैं मंगल देव की। मित्रों मंगल देव इनकी जन्म कुंडली में सुखेश और लाभेश होकर के, सुख भाव के अधिपति और लाभ भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली के द्वादश भाव में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, जो कि शुक्र देव का नक्षत्र है, केतु के साथ युति करके बैठे हुए। किसी भी भाव के अधिपति का द्वादश भाव में, आठवें भाव में या छठे भाव में बैठना शुभ नहीं होता मित्रों, शुभ नहीं होता, कष्टदायक होता है, दुखदायक होता है। मित्रों यहाँ पर मंगल पर शनि की तीसरी दृष्टि, जो कि शनिदेव उच्च के हैं, लग्नेश होकर उच्च के हैं वो, तो उनकी दृष्टि तीसरी दृष्टि पड़ रही है, उनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है और उनमें शुभता आ रही है। लेकिन फिर भी मंगल देव जब द्वादश भाव में बैठे हो, वो भी केतु के साथ, तो केतु को तो खराब करेंगे और खुद भी थोड़ा सा अशुभ फल देने वाले हो जाते हैं। कैसे अशुभ फल मित्रों वहाँ से वह अपनी चौथी दृष्टि पराक्रम भाव पर डालेंगे, सातवीं दृष्टि रोग भाव पर और अष्टम दृष्टि दाम्पत्य भाव पर। ऐसे में क्या होगा मित्रों, ऐसे में क्या होता है, जातक शत्रुओं से परेशान रहता है, अपने विरोधियों से परेशान रहता है। वो शत्रु कोई भी हो सकता है, अपने पराये बाहर वाले कोई भी, या फिर जो आपके व्यवसाय से, व्यापार से जले, अच्छा ना लगे आपका व्यापार उसको, दुष्ट व्यक्ति। ऐसे जातक जब मंगल देव 12वें या तीसरे भाव में बैठ जाए तो जातक पराक्रमी तो होता है,
बलशाली होता है, लेकिन शत्रुओं के पीछे, अपने विरोधियों के पीछे व्यर्थ का परेशान रहता है। यह निश्चित है मित्रों, निश्चित है ये अपना व्यर्थ का पराक्रम, व्यर्थ का, उनके पीछे व्यर्थ का समय गवाता रहता है। ऐसी अवस्था में हनुमान जी की आप पूजा करें, अधिक से अधिक पूजा करें। वैसे मंगल के ऊपर यहाँ पे शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है और वो उनको शुभ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सावधान रहें, हनुमान जी की पूजा करें। जो भी अशुभता है वह दूर हो जाएगी, क्योंकि मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव पर भी पड़ रहा है और मंगल आपके जन्म कुंडली में कारक नहीं है। तो हनुमान जी की जितनी पूजा हो सके करें आप, यह अशुभता भी दूर हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं मित्रों बुध देव की। मित्रों बुध देव इनके जन्म कुंडली में षष्ठेश और भाग्येश होकर के जन्म कुंडली के कर्म भाव में बैठे हुए हैं और विशाखा नक्षत्र जो कि देवगुरु बृहस्पति का ही नक्षत्र है, तो उसमें बैठे हुए हैं। मित्रों देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में बैठना किसी भी ग्रह का ये शुभ होता है, उसके बल में वृद्धि होती है। और केंद्र में किसी भी त्रिकोण के अधिपति का केंद्र में बैठना यह भी शुभ होता है। जातक भाग्यशाली होगा, कर्म के सहारे अपने भाग्य की लगातार वृद्धि करेगा। बुधदेव शुभ हैं, इस जन्म कुंडली में कारक भी होते हैं, वो योग कारक भी होते हैं, शुभ फल देने वाले होते हैं। तो बुधदेव की स्थिति ठीक है। इसके बाद बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। मित्रों देवगुरु बृहस्पति को दो भाव के अधिपति हैं, वो द्वादश भाव के और पराक्रम भाव के। तो दोनों भाव उनको मारक ही मिला है और वो द्वादश और पराक्रम के अधिपति होकर के कर्म भाव में अपने शत्रु राशि शुक्र के राशि तुला राशि में और अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। वो अंश बल से भी कमजोर हो रहे हैं मित्रों, 26 अंश में बैठे हुए हैं, लगभग मृत अवस्था में लगभग। और इस लग्न में वो ना ज़्यादा कारक ना योग कारक, शत्रु भी नहीं है, सम होते हैं। और काल पुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, उतना अच्छा फल जो देना चाहिए वो नहीं दे पाते, क्योंकि यहाँ पे लग्नेश उच्च का बैठा हुआ है, शुक्रदेव अपनी राशि में है, तो उनमें भी शुभता आएगी, यह निश्चित है मित्रों। और वह अपने अच्छे फल, अपने से संबंधित अच्छे फल जो देवगुरु बृहस्पति किस चीज़ के कारक है मित्रों? भाग्य के, धन के, पराक्रम के, सुख के, ज्ञान के, संचित ज्ञान के, विवाह कराने के, भाग्य के, कर्म के, लाभ के। तो इन सब में वृद्धि जातक को अवश्य मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं मित्रों शुक्रदेव की। मित्रों शुक्रदेव इनके जन्म कुंडली में पंचमेश और कर्मेश होकर के कर्म भाव में ही अपने स्वराशि तुला राशि में बैठे हुए हैं। दशम भाव में ये भी विशेष कारक नहीं होते, लेकिन ये अपने राशि में बैठे हुए हैं और इस लग्न में वह सबसे बड़े योग कारक ग्रह होते हैं। तो अपने से संबंधित वो सुख सुविधा किस चीज़ के कारक है? ये सुख के, भौतिक सुख के, भोग के, वैवाहिक जीवन चलाने के और भी बहुत चीज़ के कारक हैं। तो उन सब में वो वृद्धि करेंगे, यह भी निश्चित है मित्रों। इसके बाद बात करते हैं शनिदेव की। मित्रों शनिदेव इनके जन्म कुंडली में लग्नेश और धनेश होकर के जन्म कुंडली के दशम भाव में ही तुला राशि में, जहाँ पे वो उच्च के होते हैं,
और किसके नक्षत्र में? मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए चित्रा नक्षत्र, जो कि मंगल देव का नक्षत्र है, उसमें बैठे हुए मित्रों लग्नेश और धनेश का उच्च का होकर के कर्म भाव में बैठना यह शुभ होता है, अति शुभ होता है। वैसे भी शनिदेव इस लग्न में मुख्य ग्रह हैं, सबसे मुख्य हैं, वो आधार है, और उनका उच्च का होकर के बैठना यह अति शुभ है। जातक को बहुत शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। जब लग्नेश उच्च का हो जाए तो यह जन्म कुंडली को मजबूत हो जाता है मित्रों, मजबूत कर देता है। अब बात करते हैं राहु देव की। मित्रों राहु देव इनके जन्म कुंडली में छठे भाव में अपने उच्च की राशि मिथुन राशि में अपने ही नक्षत्र में आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मित्रों राहु देव इस लग्न में अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, फलदायी होते हैं, और छठे भाव में वैसे भी वह कारक हो जाते हैं, कारक आकस्मिक धन दिलाने वाले। और यहाँ पर छठे भाव में उच्च के हो रहे हैं तो जातक को शत्रुहंता योग भी बना रहे हैं, तो जातक शत्रुओं पर भारी पड़ेगा, चालाक बनेगा, सफलताएं पाएगा, कम से कम मेहनत में अधिक सफलता पाएगा। राहुदेव ऐसे योग बना रहे हैं इसमें। बात करते हैं केतु देव की। मित्रों केतु देव इनके जन्म कुंडली में द्वादश भाव में मंगल के साथ युति करके अपने ही नक्षत्र मूल नक्षत्र में बैठे हुए मित्रों ये हो गई ग्रहों की अवस्था। अब हम एक बार जन्म कुंडली के भावों की भी अवस्था जान लें। मित्रों सबसे पहले बात करते हैं लग्न और लग्नेश की। मित्रों लग्न और लग्नेश उच्च का होना, किसी भी लग्न में उच्च का होना और केंद्र में बैठना यह अति शुभ है। जातक को समझदार, शांत चित्त वाला, उच्च छवि वाला, समाज में मान सम्मान पाने वाला बनाता है। मित्रों तो इनका लग्न और लग्नेश मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है। मित्रों उसके बाद बात करते हैं धन भाव की। मित्रों धन भाव के स्वामी भी शनिदेव ही होते हैं, वो उच्च के बैठे हुए अच्छी अवस्था में हैं और कर्म भाव में बैठे हुए। तो जातक और ऊपर से धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि हो रही है, तो जातक अपने जीवन काल में अच्छा धन जमा करेगा, यह निश्चित है। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी जातक के जीवन काल में। इसके बाद बात करते हैं भाई बहनों की, पराक्रम भाव की। मित्रों पराक्रमेश देवगुरु बृहस्पति होते हैं और वो बैठे हुए कर्म भाव में। उनकी अवस्था कुछ विशेष नहीं है, लेकिन शनिदेव उनको बल दे रहे हैं, शुक्रदेव भी उनको बल दे रहे हैं, तो जातक पराक्रमी भी होगा, पराक्रमी होगा। भाई बहनों से अच्छा संबंध रहेगा, उनका साथ मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं सुख की। मित्रों सुखेश इनके मंगल देव हैं, जो कि द्वादश भाव में केतु के साथ युति करके बैठे हुए हैं। मित्रों किसी भी, जैसे मैंने कहा, किसी भी भाव के अधिपति का 6, 8, 12 में बैठना शुभ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे वो सुखेश 12वें भाव में बैठे हुए ये अच्छा नहीं है। लेकिन 5 ग्रह की दृष्टि, दसम भाव में जो 5 ग्रह हैं उनकी सभी की दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात लग्नेश जो कि उच्च के हैं उनकी दृष्टि इस पर पड़ रही है, तो जातक सुख भी भोगेगा, जीवन काल में अपने सुखी रहेगा, यह भी निश्चित है। और जातक को अपने पैतृक संपत्ति का भी लाभ अवश्य होगा,
पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी जातक को अवश्य होगी। जातक का बुढ़ापा अच्छा बीतेगा। जातक के जीवन में सुख अवश्य होगा। इसके बाद बात करते हैं पंचम भाव। मित्रों, ये भाव किस चीज़ का है? ये भाव है ज्ञान का, संतान का, प्रेम संबंध का, आकस्मिक धन का। और ये कहाँ बैठे हुए हैं इसके भाव के अधिपति? मित्रों, ये बैठे हुए हैं कहाँ पे? मित्रों, पंचम भाव के अधिपति शुक्रदेव होते हैं और ये कर्म भाव में ही स्वराशिस्थ होकर के बैठे हुए हैं। पंचमेश का स्वराशिस्थ होकर के कर्म भाव में बैठना यह शुभ होता है, अति शुभ होता है मित्रों। क्योंकि जब कोई भाव के अधिपति स्वराशिस्थ होकर के केंद्र भाव में बैठे तो वो उस भाव को बल देता है। इसमें भी बल मिलेगा। जातक अपने ज्ञान से शिक्षा में उच्चतम शिक्षा प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में अपने संतान से सुख पाता है, उसका साथ उसको मिलता है, यह भी निश्चित है। जातक सबसे प्रेम करने वाला होता है मित्रों। जातक की संतान अच्छी जो है शिक्षा पाने वाली, शिक्षित, संस्कारी होता है मित्रों। इसके बाद बात करते हैं छठे भाव की। मित्रों, छठे भाव के अधिपति बुधदेव होते हैं, जो कि दसम भाव में, जन्म कुंडली के दसम भाव में बैठे हुए हैं। और इस लग्न में वह योग कारक होते हैं और अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं। और उसी छठे भाव में राहु देव भी अच्छी अवस्था में उच्च का होकर बैठे हुए हैं। मित्रों, राहु देव यहाँ पर जातक को शत्रुहंता योग बना रहे हैं। जातक जो है अपने शत्रुओं पर सदैव भारी रहेगा, सदैव भारी पड़ेगा। जातक कर्जे लेके भी अच्छे धन कमाएगा। अगर उसको व्यापार में लगाए, जातक कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक सफलता पाएगा, यह भी निश्चित है। और जातक अपने मामा पक्ष से उनका भी साथ इनको मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं सप्तम भाव की। मित्रों, सप्तम भाव किस चीज़ का भाव है? दाम्पत्य भाव, हमारे वैवाहिक जीवन का भाव, हमारे डेली इनकम का भाव। और वो कहाँ बैठा है मित्रों? वो बैठा है भाग्य भाव में। वो भाग्य भाव में बैठा हुआ मित्रों। और अपने ही नक्षत्र हस्त नक्षत्र में बैठा हुआ है। ये शुभ है। चंद्रमा वैसे सप्तमेश चंद्रमा होते हैं, इस जन्म कुंडली में कारक नहीं होते, लेकिन फिर भी किसी केंद्र के अधिपति का त्रिकोण में बैठना यह शुभ होता है, शुभ होता है। और अपने ही नक्षत्र में बैठना तो जातक को पत्नी का पूरा साथ मिलेगा, आजीवन मिलेगा। वो उनके लिए भाग्यशाली होगी, वफादार होगी, उसका साथ बुढ़ापे में भी देने वाली होगी, यह भी निश्चित है। भाग्य में वृद्धि करने वाली होगी, लाभकारी होगी, लाभदायक होगी। बात करते हैं अष्टम भाव। मित्रों, यह भाव गुप्त ज्ञान का और आयु और मृत्यु का है। तो इसके स्वामी सूर्यदेव, जो कि दसम भाव में बैठे हुए हैं, नीच के बैठे हुए मित्रों, इन पर और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा, सूर्यदेव को जल दें तो आप रोज जल दें, ये शुभ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। सूर्यदेव भी वैसे भी इस लग्न में वह कारक नहीं होते। वैसे आपकी आयु अच्छी है, थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, थोड़ा से अपने पिता से अच्छे संबंध बना के रखें, उनकी सेवा करें, सूर्यदेव मजबूत हो जाएंगे,
सूर्य को अर्घ दें। उसके बाद बात करते हैं भाग्य की। मित्रों, भाग्येश बुध देव होते हैं जो कि कर्म भाव में बैठे हुए हैं। यह अच्छा होता है, शुभ होता है, जातक को भाग्य का पूरा साथ मिलता है। जातक एक कदम चले 2 कदम भाग्य उसका साथ देता है मित्रों। तो जातक भाग्यशाली भी है, कुंडली बता रही है। इसके बाद बात करें कर्म भाव की। मित्रों, कर्म भाव में 5-5 ग्रह युति करके बैठे हुए हैं। शनिदेव भी उसमें उच्च का होकर के, और शुक्रदेव स्वराशिस्थ होकर के अपने ही राशि तुला राशि में बैठे हुए। यह शुभ है। जातक कर्मठ होगा, कर्मवान होगा, अच्छे कर्म करने वाला और अच्छा लाभ कमाने वाला होगा। जातक कुकर्म की तरफ कम से कम जाएगा। वैसे यहाँ पर जो है उच्च के शनि हैं, सूर्यदेव हैं, स्वराशि के शुक्रदेव हैं। अगर जातक राजनीति में जाना चाहे तो उसमें जातक के अच्छे योग दिख रहे हैं। इसके अलावा यदि जातक फैशन संबंधी कोई भी कार्य करे, उसमें भी अच्छे योग दिख रहे हैं। इसके अलावा जो जंक डीलर होते हैं उसका काम करे, उसमें भी जातक के अच्छे योग दिख रहे हैं। यहाँ प्रसिद्धि का योग भी दिख रहा है मित्रों, क्योंकि सभी ग्रहों का 10वें भाव में या एकादश भाव में जब युति होती है 2 या 2 से अधिक ग्रहों की, तो यहाँ पे प्रसिद्धि योग बनता है, जिसमें जातक प्रसिद्ध होता है अपने किसी काम से, अपने गुण से, या अपने किसी कला से, या राजनीति से, सेवा से, किसी वजह से जातक प्रसिद्ध अवश्य होता है। इसमें राजनीति के वैसे बहुत अच्छे योग दिख रहे हैं। आप ट्राई कर सकते हैं, चाहे तो कोशिश कर सकते हैं एक बार। इसके बाद बात करते हैं लाभ भाव की। मित्रों, लाभ भाव जो है, लाभ भाव के स्वामी मंगल देव होते हैं, लेकिन मंगल देव अच्छी अवस्था में नहीं है। वो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, और लाभ भाव जो है पाप कर्तरी योग में भी फंसा हुआ है मित्रों। पाप कर्तरी योग, एक तरफ मंगल और केतु और एक तरफ सूर्य और शनि, जो कि इनको पाप कर्तरी योग में फंसा रहा है। शनि तो नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि वो लग्नेश है, लेकिन फिर भी पाप कर्तरी योग में, किसी भाव का पाप कर्तरी योग में फंसना शुभ नहीं होता। ये उस भाव से संबंधित उस भाव से संबंधित जो भी भाव से संबंधित कारक चीज़ है उसमें वह कमी लाता है, अशुभता लाता है। तो ये लाभ भाव है। छोटी छोटी यात्राओं का घर है, बड़े भाइयों का घर है, और उसमें मंगलदेव है, मंगलदेव स्वामी होते हैं उसके। तो इन सब में कमी आ सकती है। आपकी लाभ में जितना भी काम करो, जिस तरह से काम करो, जितनी मेहनत करो लगन से, उतना लाभ हो, उसमें थोड़ा संदेह लग रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, हनुमान जी की पूजा करते रहें आप। और इसके अलावा यदि मंगल के बीज मंत्र भी जपें तो यह अति शुभ होगा, आपके लिए अति शुभ होगा। वैसे मंगल देव पर शनिदेव की, उच्च के शनिदेव की, जो कि लग्नेश है, उनकी तीसरी दृष्टि मंगल देव पर पड़ रही है, और वो मंगल देव की अशुभता को दूर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब पाप कर्तरी योग होता है तो उसका असर जरूर दिखता है। तो आप एक बार मंगल देव को शांत कर लें, इनके बीज मंत्रों से, हनुमान जी की पूजा से, और भी बहुत सारे विधि हैं, और भी बहुत उपाय हैं, वो भी कर सकते हैं आप। आपकी लाभ की स्थिति अच्छी हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं द्वादश भाव की। मित्रों, द्वादश भाव जो है ये विदेश यात्रा का, मोक्ष का, बड़े रोगों का, जेल यात्रा का, अस्पताल जो है, अस्पताल यात्रा का, और भी बहुत कुछ का भाव है। व्यय का भाव है, खर्चे भाव से इस भाव को जाना जाता है। और इसमें मंगल केतु है युति करके, और इस पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। ये शुभ नहीं है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर श्रापित योग, अंगारक योग दोनों योग लग रहा है। मंगल, राहु, केतु, शनि
सबकी युति हो रही है। राहु देव अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं और शनि देव तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा मित्रों। क्यों? क्योंकि शनि देव इस लग्न में सर्वाधिक मुख्य ग्रह हैं, मेन ग्रह हैं। वो जहाँ भी दृष्टि डालेंगे, उच्च के हैं, वो जहाँ भी दृष्टि डालेंगे उसमें शुभता लाएंगे, उसको उस घर को बलवान करेंगे। तो उनकी तीसरी दृष्टि उस भाव पर पड़ रही है, तो उस भाव में जितने भी अशुभता है उसको शनिदेव दूर करेंगे, यह भी निश्चित है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। फिर भी अगर आप इसका उपाय करना चाहें कुछ तो कर सकते हैं। राहु भी उच्च के हैं, मिथुन राशि में उनकी दृष्टि है, और इस लग्न में वो कारक होते हैं। तो आपको विशेष डरने की जरूरत नहीं है। आप स्वस्थ रहोगे। ये बड़े बीमारियों का घर है, तो बड़े बीमारियों से भी आप दूर रहोगे। जेल यात्रा भी आपको नहीं होगी। मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि शनिदेव उच्च के बैठे हुए हैं, कर्म भाव में अपने तीसरी दृष्टि इस पर डाल रहे हैं। आप धर्म कर्म करें वो सफल होगा, यह भी निश्चित है। इसके बाद अब बात करते हैं कुछ मूलभूत बातें जन्म कुंडली में, जो इनके मूलभूत विशेष बातें हैं उस पर जो है चर्चा करते हैं मित्रों। इनके अगर देखा जाए तो इनके जन्म कुंडली में काल सर्प योग दोष का भी निर्माण हो रहा है। 12 तरह के काल सर्प योग दोष होते हैं मित्रों। उसमें महापद्म नाम के काल सर्प योग दोष का निर्माण यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि राहु और केतु के मध्य जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ। पूरा आदि कुंडली साफ पड़ी है, खाली पड़ी है। राहु और केतु के मध्य जब कोई ग्रह ना बैठा हो तो काल सर्प योग दोष का निर्माण होता है, जो इनके कुंडली में हो रहा है। ये थोड़ा सा दुखदायी हो सकता है, थोड़ा सा, क्योंकि काल सर्प योग दोष अपना प्रभाव जरूर छोड़ता है। जैसे कि शारीरिक रोग दोष, मानसिक रोग दोष, उलझने, टेंशन, शत्रु का भय, कलह कलेश, इस तरह की परेशानियां देता है। कई तरह की असफलताएं, मन भटकाव, कई तरह की परेशानियां देता है। वैसे राहु देव यहाँ पे उच्च के बैठे हुए हैं, लग्नेश आपका उच्च का है, कुंडली मजबूत है, तो इसकी नकारात्मक प्रभाव कम से कम दिखाई पड़ेगा आपको, कम से कम। यहाँ पे जो है महापद्म नाम का काल सर्प योग दोष बन रहा है, जो कि फायदेमंद भी होता है, लाभदायक भी होता है। फिर भी आप इसकी शांति करा लें, बेहतर होगा आपके लिए, अच्छा होगा, क्योंकि काल सर्प योग दोष अपना प्रभाव जरूर छोड़ता है जिंदगी के, जीवन के किसी भी काल में वो अपना असर जरूर दिखाता। नहीं आप पे तो आपके परिवार में किसी को कष्ट देगा, परिवार में कष्ट देगा, ये संतान से, पत्नी से, या माँ बाप से, या खुद पे कष्ट देता है किसी न किसी तरह से। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप इसका स्वयं भी एक मंत्र आता है, महामृत्युंजय मंत्र। उस मंत्र का अगर आप जाप करें अधिक से अधिक संख्या में, तो यह काल सर्प दोष पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। उसके बाद आप हवन करें, पूजा करें शिवलिंग पे जल से, दूध से, गन्ने के रस से, वगैरह वगैरह से अभिषेक करें, मछलियों को खाना खिलाएं, आपके काल सर्प योग दोष शांत हो जाएंगे। इसका महामृत्युंजय मंत्र का क्या मंत्र है बता देता हूँ एक बार। ओम हौं जूं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् सह जूं हौं ओम। समझ में आया? दोबारा बोल देता हूँ, लिख लीजिए आप। ओम हौं जूं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् सह जूं हौं ओम। ये मंत्र है। अगर ये मंत्र बोलने में आपको परेशानी हो तो साधारण से जो इसका
छोटा भी है वो मंत्र बोले। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्योर मुक्षीय मामृतात्। अधिक से अधिक इस मंत्र का जाप करें, लेकिन ध्यान रहे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जिस काल में आप करें उसमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ जाती है, बहुत सारे नियम होते हैं उसके। अब उतने सारे नियम इस कार्यक्रम में मैं नहीं बता सकता। इसके बाद देखा जाए मित्रों तो इनके जन्म कुंडली में एक प्रवज्या नाम के योग भी बन रहा है, जो कि सन्यासी योग होता है। जीवन के उत्तरार्ध में या उससे पहले जातक को विरक्ति की तरफ ले जाता है। होते हैं ना जैसे बाबा बन जाते हैं जीवन किसी काल में, दुनिया की मोह माया से दूर होकर के, तो कुछ इस तरह का भी योग या यूँ कह लें कि बाबा बनने का योग भी इनके जन्म कुंडली में दिख रहा है। क्योंकि जब लाभ भाव में और लाभ भाव में या दशम भाव में दो या दो से अधिक ग्रहों की युति हो तो जातक प्रसिद्ध तो होता ही होता है, और सन्यासी भी जीवन काल में एक बार बन जाता है हमेशा के लिए। लेकिन यहाँ पर वह किस तरह के सन्यासी बनेंगे मित्रों, यह भी सोचने वाली बात है। कर्मयोग ये किस तरह का सन्यासी होता है मित्रों, ये किस तरह का सन्यासी है मित्रों? ऐसे सन्यासी जो संसार में रहकर ही दूसरों का भला करे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचे, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझे, दूसरे के काम आए। यह भी तो तपस्या है। सिर्फ जंगल में जाके तपस्या करना है, मंदिर में जाके जो है दिन रात पूजा करना है, यही तपस्या नहीं है। दूसरों का भला करना, दूसरे के काम आना, परोपकार करना, यह भी जो है सन्यासी का ही एक रूप है, यह भी एक योगी का ही रूप है। तो ये कुछ इसी तरह के जातक सन्यासी बनेंगे मित्रों। ऐसी अवस्था में ऐसा ही होता है, जातक इसी तरह का सन्यासी बनता है, क्योंकि सभी ग्रहों का संबंध कर्म भाव से हो रहा है। लग्नेश मजबूत है, लग्न मजबूत है, यह निश्चित है मित्रों। इसके बाद देखा जाए तो ये जन्म कुंडली से मांगलिक भी हैं, और अगर ध्यान से देखा जाए तो इनके जन्म कुंडली में सबसे कमज़ोर जो है, सबसे कमज़ोर ग्रह मंगल ही नज़र आ रहे हैं। मंगल देव, आप मंगल देव की पूजा तो जरूर करें, जरूर। हनुमान जी की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पूजा कर सकें करें, शुभ होगा आपके लिए, अच्छा होगा। जो अशुभता है आपकी कुंडली में वो कम से कम रह जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि जन्म कुंडली में देखा जाए मित्रों तो बहुत सारे योग हैं, जैसे नीचभंग राजयोग, बुधादित्य योग, अमला योग, सस महापुरुष योग, सन्यासी योग, प्रवज्या योग, और भी बहुत सारे योग हैं। इसके बाद जैसे कि मैंने कहा आपको, शत्रुओं का भय वो थोड़ा बहुत रहेगा। मंगल जब 12वें भाव में बैठा हुआ है तो अपना असर दिखाएगा, तो शत्रुओं से सावधान रहें, चाहे वो अपने हो चाहे पराये हो। हनुमान जी की विशेष पूजा करें, मैं बार बार कह रहा हूँ, हनुमान जी की आप विशेष पूजा करें, उतना शुभ होगा आपके लिए। वैसे भी मंगल देव कुछ विशेष आपकी कुंडली में नज़र नहीं आ रहे, और वो इस लग्न में आपकी कुंडली में ज़्यादा कारक भी नहीं होते, अकारक होते हैं वो। इसके बाद यदि देखा जाए तो षड्बल में सूर्यदेव मजबूत हैं, अच्छी अवस्था में, ये शुभ है, ये अच्छा है, जातक के लिए राहत की बात है। इसके बाद मंगल देव भी षड्बल में अच्छे दिख रहे हैं। एक बार नवांश कुंडली की बात कर लें, नवांश कुंडली देख लें। नवांश कुंडली में यदि देखा जाए, कर्क लग्न की कुंडली बन रही है नवांश में, और लग्नेश लाभ भाव में जा रहे हैं, यह अच्छी बात है। वहाँ पे अमावस योग लग रहा है, लेकिन लग्नेश का लाभ भाव में जाना अच्छा होता है। उस पर गुरु शुक्र थोड़े कमज़ोर दिख रहे हैं, यहाँ भी गुरु लग्न कुंडली में भी कुछ विशेष नहीं दिख रहे थे। यहाँ पे शुक्र थोड़े से कमज़ोर दिख रहे हैं, लग्न कुंडली में थोड़े अंश बल से कमज़ोर थे वो, और अस्त भी हो रहे थे।
शुक्रदेव सूर्य से अस्त हो रहे थे और बुधदेव भी अस्त हो रहे हैं, गुरुदेव भी अस्त हो रहे हैं। तो सूर्य देव को आप जल रोज दें, शुभ होगा, आपके लिए शुभ होगा। वो सभी ग्रहों को, एक शनि को छोड़ के सभी ग्रहों को अस्त कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये क्या होता है, जब अस्त हो जाए सूर्य देव, जब किसी को अस्त करते हैं तो आप सूर्य देव को ही मनाओ, आप सूर्य देव को ही मनाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्घ दो, गायत्री मंत्र पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद देखें तो लग्न पे राहु केतु की भी दृष्टि है। केतु तो बैठा हुआ लग्न में और राहु की भी दृष्टि है लग्नेश में, लग्नेश पर। नवांश कुंडली की बात कर रहा हूँ। तो नवांश कुंडली में वैसे शनिदेव की अच्छी स्थिति है, मंगल देव की भी अच्छी स्थिति है, थोड़ी गुरु यहाँ पे कमजोर दिख रहे हैं। इसके बाद यदि बात किया जाए चंद्र कुंडली की, तो चंद्र कुंडली में सारे ग्रह जो हैं वो दूसरे भाव में आ रहे हैं, दूसरे भाव में। उसके बाद मित्रों ये क्या होता है, ये जातक के लिए अच्छा होता है। जातक अधिक से अधिक धन कमाता है और मानसिक तौर पे पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। वो मानसिक तौर पे बलवान होता है, मजबूत होता है। वैसे भी शनि से प्रभावित लग्न वाले अपने मानसिक तौर पे और आत्मबल से मजबूत होते हैं, यह निश्चित है मित्रों। इसके बाद अगर देखा जाए तो देशकान कुंडली, जो कि पराक्रम और अपने भाई बहनों का कितना साथ मिलेगा इसके लिए देखते हैं, तो यह अच्छी दिख रही है। ये भी कन्या लग्न की कुंडली बन रही है इसमें, और लग्नेश कर्म भाव में ही बैठा हुआ, यह भी अच्छा है। इसके बाद चतुर्थांश कुंडली, जो कि सुख के लिए देखा जाता है, तो यहाँ भी लग्नेश आकर के कर्क लग्न की कुंडली बन रही है और लग्नेश आकर के भाग्य भाव में बैठा हुआ है। मतलब जातक को सुख की प्राप्ति भी आजीवन होगा, यह भी निश्चित है। सप्तमांश कुंडली देखें, जो कि अपने बच्चों के लिए देखते हैं, तो मित्रों यहाँ पे वृश्चिक लग्न की कुंडली बन रही है और लग्नेश ज्ञान भाव में, संतान भाव में जा रही है। तो जातक की संतान जो थोड़ा क्रोधी होगा, लेकिन कर्मवान होगा, नाम बढ़ाने वाला होगा, पिता का साथ देने वाला होगा, संस्कारी होगा, मेहनती होगा, शिक्षित होगा, सुखी होगा, यह भी निश्चित है। इसके बाद एक बार बात कर लेते हैं दशमांश की। मित्रों दशमांश कुंडली मेष लग्न की कुंडली इनकी बन रही है और मंगल देव, जो कि मुख्य ग्रह होते हैं इनकी दशमांश कुंडली के, वो लग्न में ही बैठे हुए, लग्न में ही, और उनकी दृष्टि सप्तम पर, अष्टम पर, जहाँ पे शनिदेव बैठे हुए उन पर पड़ रही है, और उस शनिदेव की दृष्टि दशम भाव में पड़ रही है। और बाकी ग्रहों की स्थिति सूर्य गुरु पराक्रम भाव में अच्छे दिख रहे हैं। ये क्या कहना चाह रहा है मित्रों, शनिदेव की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पे पड़ना, यह जातक को थोड़ा सा काम धंधे से परेशानी, कभी कभी उलझने देगा, लेकिन उनके लग्नेश की दृष्टि मंगल की दृष्टि शनिदेव पर पड़ रही है। तो जातक अपने बुद्धि से, अपने विवेक से उस परेशानी को हल कर लेगा, यह भी निश्चित है। और जातक एक काम को ही लगातार करेगा, आधार बना के करेगा। इसके बाद अगर कुछ मूलभूत बातें और करें जन्म कुंडली में, तो मित्रों अगर देखा जाए तो लग्नेश का, धनेश का, पराक्रमेश का, पंचमेश का, षष्ठेश का, उसके बाद अष्टमेश का, भाग्येश का और कर्मेश का, लगभग 8 भावों का, 8 भाव के अधिपति कर्म भाव में जाके बैठे हुए। यह क्या दर्शाता है, जातक जीवन में सब कुछ अपने कर्म के आधार पर प्राप्त करेगा। कर्म के आधार पर जातक का कर्म मूल मंत्र होगा, भाग्य पर भरोसा करने वाला नहीं होगा। जातक सब कुछ अपने कर्म से प्राप्त करेगा।
सब कुछ अपने कर्म के आधार पर प्राप्त करेगा। होता है ना, कर्मयोगी कर्मवान, कर्म ही मुख्य रहेगी इनके मूल मंत्र, इनके जीवन का। इसके बाद बात करें एक बार मित्रों दशाओं की, तो अभी इनकी जो है गुरु की दशा है। हाँ, अभी इनकी गुरु की दशा चल रही है, जो कि 28/11/2028 तक चलने वाली है मित्रों। 28/11/2028 तक चलने वाली है। उसके बाद शनि की दशा शुरू होगी। गुरु की दशा में गुरु की दशा इनके लिए सामान्य जाएगी, ना ज़्यादा बेहतर ना ज़्यादा खराब, ठीक ठाक सामान्य तौर पे। उसके बाद 28/11/2028 के बाद शनि की दशा शुरू होगी, जो कि इनके जीवन काल का सबसे बेस्ट टाइम, सबसे अच्छा समय बीतने वाला है, क्योंकि वो जो है उच्च के बैठे हुए लग्ने से मुख्य ग्रह हैं, तो सब कुछ देने वाले हैं। इसके बाद बात करें 28/11/2047 के बाद बुधदेव की दशा शुरू होगी। तो बुधदेव भी इस जन्म कुंडली में योग कारक होते हैं। शुभ जाएगी दशा आपकी, निश्चिंत रहें। उसके बाद केतु की दशा शुरू होती है, जो कि 28/11/2047 से शुरू होकर 28/11/2064 तक जाएगी। इसमें थोड़ा सा संदेह है, यहाँ पे थोड़ा आप सावधान रहें। गणेश जी की पूजा करें, वंदना करें रोज के रोज। यह दशा भी आपके बेहतर जाएगी, अच्छी जाएगी, यह निश्चित है। उसके बाद शुक्र की दशा, वह भी शुभ जाएगी। स्वराशित के बैठे हुए आपकी जन्म कुंडली में योग कारक होते हैं, सबसे बड़े योग कारक। उसके बाद सूर्य, ऐसे चलता रहेगा मित्रों। तो मित्रों जितने भी इस जन्म कुंडली में मुख्य बातें थी मैंने बता दी। आशा है मुझे आपको भी अपने सवालों के जवाब बहुत हद तक नहीं तो कुछ मिला जरूर होगा। तो मित्रों आज के कार्यक्रम को हमें अपनी वाणी को यहीं विराम देना होगा। अगर आपके मन में कुछ सवाल हो, कुछ उलझने हो, तो आप कर सकते हैं। वैसे मैं बहुत जल्द एक सवाल और जवाब का कार्यक्रम निकालने वाला हूं, जैसे मैंने पिछले हफ्ते निकाला था। तो आप अपने प्रश्न दे सकते हैं, हो सकता है उसमें ही आपको जवाब मिल जाए। तो मित्रों अपनी वाणी को और कार्यक्रम को विराम दें यहीं पे। तो मित्रों आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। मिलता हूँ मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहो। मित्रों आपने यह अगर आपके पास कोई जवाब है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इनके लिए और कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में इनके लिए लिख सकते हैं मित्र, लिख सकते हैं। कोई भी अच्छी बात या जो भी आपको दिखा हो कुछ विशेष बात, वो लिख सकते हैं। वैसे मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, लगभग सभी बातें कही हैं, फिर भी आप लिख सकते हैं मित्रों, इनको सलाह दे सकते हैं मित्रों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। जय श्री कृष्ण मित्रों।